हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई सर्कुलर एंड न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। जुलाई मंथ की मैंने दो मिनी वीडियोस बनाई थी, 10-15 मिनट की दो वीडियोस बनाई हैं। वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि लेक्चर फिर काफी बड़ा हो जाता। तो वो दोनों जो वीडियोस है वो हमने मेंस वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं। उनको जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो आपका डिजिटल पेमेंट इंडेक्स और दूसरा आपका पीसीए फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये दोनों टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की 100% चांसेस है। तो इसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है वरना फिर वीडियो काफी लंबा हो जाता। तो स्टार्ट करते लेक्चर को और बढ़ते अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी रिगार्डिंग आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो आरबीआई ने अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पब्लिश किया है और ये आरबीआई हर साल करता है एनुअली, मतलब साल में एक बार ये इंडेक्स पब्लिश होता ही होता है। और ये कब से चालू हुआ है? ये चालू हुआ है आपका 2021 से, जिसमें फाइनेंशियल इंडेक्स कितना आया था? 53.9। और अगर हम बात करें इस साल की, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें, तो फाइनेंशियल इंडेक्स कितना आया है? 64.2, जो कि इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 23। तब कितना आया था हमारा? 60.1। तो यहाँ पे डाटा याद करने वाला है 64.2। ठीक है, पिछले साल कितना था? 60.1। और सबसे पहले लॉन्च कब हुआ था? अगस्त 2021 में। पर बात करते हैं हम यहाँ पे ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स होता क्या है। तो बेसिकली ये शो करता है कि इंडिया में जो लोग हैं, इंडिया में जो पॉपुलेशन है, वो कितनी परसेंट पॉपुलेशन जो है वो बैंकिंग सर्विसेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। कितने परसेंट लोगों के पास बैंक्स में अकाउंट है या वो किसी बैंक की सर्विसेज या कॉरेस्पॉन्डेंट जो आपके लोक मित्र केंद्र होते हैं उनके थ्रू बैंक फैसिलिटीज का यूज कर रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स वो शो करता है। तो ये एक कंट्री का जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। मतलब जिस दिन ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 100 पे पहुंच गया, उस दिन क्या मतलब होगा कि इंडिया के हर एक व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट है या वो हर एक व्यक्ति जो है वो बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, बैंक की कोई ना कोई फैसिलिटी का यूज कर रहा है। उसका मतलब ये होता है। तो जितना ज्यादा ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स होगा उतना हमारे देश के लिए अच्छा है। तो देखो, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है इसको कैलकुलेट करने के लिए आरबीआई यूज करता है 3 पैरामीटर्स का एंड 97 इंडिकेटर्स का। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर्स कितने यूज करता है आरबीआई? 3। और इंडिकेटर्स कितने यूज करता है? 97। तो पैरामीटर्स कौन कौन से यूज करता है? एक है आपका एक्सेस, दूसरा है आपका यूसेज एंड तीसरा है आपका क्वालिटी। तो इनकी वेटेज कितनी है वो भी आपको याद रखना जरूरी है। तो देखो, एक्सेस की वेटेज है 35%, यूसेज की वेटेज है 45% एंड क्वालिटी की वेटेज है 20%। तो देखो, एक्सेस में क्या है? मतलब कि आप कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर्स को, पॉपुलेशन जो है इंडिया की उसको कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और वो कितने कितने इजीली एक्सेसिबल है, मतलब लोग कितने इजीली उसको यूज कर सकते हैं। तो एक्सेस में वो चीज आती है। यूसेज में आता है कि कितनी सारी चीजें उसमें से यूज कर रहे हैं लोग, तो यूसेज में वो चीज आएगी। और क्वालिटी की जो आप फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सेफ है कि नहीं कस्टमर के लिए, वो इको फ्रेंडली है कि नहीं। इको फ्रेंडली तो गलत बोल दिया मैंने, मतलब इंटरफेस फ्रेंडली, कस्टमर उसको इजीली यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज किसमें आएगी? आपकी क्वालिटी में। तो इनकी वेटेज भी जरूरी है। एक्सेस की वेटेज 35%, यूसेज की वेटेज 45% एंड क्वालिटी की वेटेज 20%। तो टोटल 3 पैरामीटर्स एंड 97 इंडिकेटर्स। और इस साल का स्कोर कितना है? 64.2। और ये एक एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग आरबीआई रिवाइज डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर फ्रेमवर्क। अब डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर का मतलब क्या है कि आप जो मनी ट्रांसफर कर रहे हो विद इन इंडिया कर रहे हो, इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर जो मनी ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। तो आरबीआई ने इसके लिए कुछ नॉर्म्स चेंज किए हैं। अब वो क्या है, उससे पहले हम चार बातें समझने की कोशिश करेंगे। पहली क्या है आपकी? कैश पे आउट सर्विस क्या होता है, दूसरा कैश पे इन सर्विस क्या होता है, तीसरा आपका बेनिफिशियरी कौन होते हैं, चौथा आपका रेमिटर कौन होते हैं। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी इस न्यूज में ज्यादा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैश पे आउट सर्विसेज का। तो कैश पे आउट सर्विसेज का यूज कौन करता है? वो व्यक्ति, ठीक है, एक पर्सन जिसके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, जिसके पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, किसी भी बैंक का अकाउंट नहीं है, और वो अपने भाई से पैसे मंगवा रहा है। तो क्या वो मंगवा सकता है? बिल्कुल मंगवा सकता है। विदाउट हैविंग एनी बैंक अकाउंट एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पैसे मंगवा सकता है बाय यूजिंग कैश पे आउट सर्विस। कैश पे आउट सर्विसेज का यूज करके एक पर्सन जिसके पास किसी भी बैंक का अकाउंट नहीं है वो दूसरे पर्सन से
पैसे मंगवा सकता है बाय यूजिंग कैश पे आउट सर्विसेज। पर इस पे एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि आप एक ट्रांजैक्शन में पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम कितने रुपीस मंगा सकते हो, 10,000। और अगर हम पूरे मंथ की बात करें तो एक मंथ में मैक्सिमम कितने पैसे मंगा सकते हो, 25,000। अगर मंथ की बात करें तो मैक्सिमम कितने मंगा सकते हो, 25,000। और एक सिंगल ट्रांजैक्शन की बात करें तो मैक्सिमम कितने मंगा सकते हो, 10,000। और ये कौन मंगा सकता है, वो व्यक्ति जिसके पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, बाय यूजिंग कैश पे आउट सर्विसेज। कैश पे इन सर्विसेज क्या होता है, कैश पे इन सर्विसेज होता है जिसमें आप पैसे भेज रहे हो। जो व्यक्ति पैसे भेज रहा है वो किसका यूज करेगा, कैश पे इन सर्विसेज का। और जो व्यक्ति पैसे मंगवा रहा है विदाउट हैविंग एनी बैंक अकाउंट, वो किसका यूज करेगा, कैश पे आउट सर्विसेज का। अब यहां पे समझने वाली बात है, बेनिफिशियरी क्या होता है और रेमिटर क्या होता है। तो बेनिफिशियरी हो गया एक हमारा और एक हो गया हमारा रेमिटर। तो देखो, जो पर्सन पैसे भेज रहा है, मनी सेंड कर रहा है, वो क्या बोला जाएगा, रेमिटर। और जिस पर्सन को मनी रिसीव हो रहा है, जो पैसे ले रहा है, उसको क्या बोला जाएगा, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन हुआ, जिसको पैसे मिल रहे हैं। रेमिटर कौन हुआ, जो पैसे भेज रहा है। ठीक है, तो ये चार चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पे आरबीआई क्या बोल रहा है, आरबीआई बोल रहा है जो रेमिटर है, मतलब जो पैसे भेज रहा है बाय कैश पे इन सर्विसेज, तो बैंक को और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके से आपके लोक मित्र केंद्र होते हैं। मतलब बैंक हर जगह नहीं खोल सकता अपने आप को, हर जगह अपनी ब्रांचेस नहीं खोल सकता, हर एक गांव में एक एक ब्रांच नहीं खोल सकता। तो वो क्या करता है, एक अपने सीएसपी आउटलेट्स, सीएसपी आउटलेट्स बोल लो, लोक मित्र केंद्र बोल लो, ठीक है, वो खोल देता है जहां पे आप जाके अपने बैंक अकाउंट की फैसिलिटीज यूज कर सकते हो। सपोज एसबीआई है, अब एसबीआई हर गांव में जाके अपनी ब्रांच नहीं खोल सकता, तो वो क्या खोलेगा, अपने ये आउटलेट्स खोल देगा। तो एज अ कस्टमर जिसके पास एसबीआई का अकाउंट है, वो इस लोक मित्र केंद्र में जाके भी अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकता है और अपने अकाउंट में पैसे जमा करा सकता है। ये फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो आरबीआई कह रहा है जो रेमिटर यूज कर रहा है कैश पे इन सर्विसेज के थ्रू पैसे भेज रहा है, तो बैंक्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, ठीक है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, लोक मित्र केंद्रों को उस रेमिटर का सेल फोन नंबर वेरीफाई करना है, साथ ही साथ उस बंदे से ओवीडी, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेने हैं एज पर केवाईसी नॉर्म्स 2016। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, आपके टोटल ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स कितने हैं अंडर केवाईसी नॉर्म्स। तो आपके टोटल ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, टोटल हैं आपके 6। और ये कौन कौन से हैं, एक है आपका पासपोर्ट, ठीक है, एक है आपका आधार, ये तो कॉमन है आपके। फिर एक हो गया आपका इलेक्शन कार्ड, वोटर कार्ड जिसको बोलते हो आप। फिर एक हो गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ये चार आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपको पता भी होंगे। मेन है दो, तो दो कौन से बचे आपके, एक जॉब कार्ड बनता है आपका नरेगा से, ठीक है, वो भी आपका एक ओवीडी है। और एक लास्ट है आपका लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ये टोटल 6 वैलिड ओवीडीज हैं। ये है आपके टोटल 6 वैलिड ओवीडीज। एक बात याद रखना, पैन कार्ड आपका वैलिड ओवीडी में नहीं आता है, ठीक है, पैन कार्ड आपका वैलिड ओवीडी में नहीं आता है। टोटल आपके 6 वैलिड ओवीडीज हैं, पासपोर्ट, आधार, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, जॉब कार्ड बाय नरेगा एंड लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। तो ये टोटल 6 वैलिड आपके ओवीडीज है। तो ये सबमिट करने पड़ेंगे रेमिटर्स को जब भी वो कैश पे इन सर्विसेज का यूज करेंगे। साथ ही साथ आपका एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा। एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब 2 स्टेप वेरिफिकेशन, एक तो होती है, उसके अलावा एक और स्टेप वेरिफिकेशन होगी। तो ये चीज मैंडेटरी कर दिया आरबीआई ने फॉर डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर फ्रेमवर्क, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपके रिगार्डिंग आरबीआई अप्रूव्ड ब्रिक वर्क रेटिंग्स। अब ये न्यूज क्या है, इसको समझते हैं हम डीप में। तो देखो, हमने एक चीज का जिक्र बहुत बार किया है, लगभग मैं हर अपनी दूसरी वीडियो में इसका जिक्र आ ही जाता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बैंकिंग अवेयरनेस की। वो क्या है आपका बेसल नॉर्म्स, और बेसल नॉर्म में भी क्या चीज, CAR या CRAR, दोनों में से कुछ भी बोल लो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या कैपिटल टू रिस्क अवेटेड रेशो। ये होता क्या है आपका, कैपिटल अपॉन RW है। RW क्या होता है आपका, रिस्क वेटेड एसिड्स। और ये मैंने बहुत बार आपको समझाया हुआ है, जैसे क्रेडिट कार्ड में आप 100 रुपए दे रहे हो तो रिस्क कितने का होता है, 125 रुपए का। तो ये जो 125 आया, ये क्या होता है, रिस्क वेटेड एसिड्स। तो ये कैलकुलेट कौन करता है, आरबीआई करता था जनरली। अब आरबीआई ने क्या किया है, ब्रिक वर्क रेटिंग्स को लाइसेंस दे दिया, ठीक है, उसको ऑथराइज कर दिया है, किस चीज के लिए, कि अब वो ये इस रिस्क को कैलकुलेट करेगा
और ये रिस्क कैलकुलेट कहां तक करेगा, जो भी लोन्स है हमारे कितने के, अप टू 250 करोड़ रुपीस, ठीक है। अब वो लोन चाहे आपका कार लोन हो, हाउस लोन हो, ठीक है, या फिर आपका कॉर्पोरेट लोन हो, कैसे भी लोन हो, वो सारे के रिस्क जो कैलकुलेट करेगा वो कौन करेगा, ब्रिक वर्क रेटिंग्स करेगी कैलकुलेट, ठीक है। और अप टू कितने लोन्स, अप टू मैक्सिमम 250 करोड़। 250 करोड़ से ऊपर वाले लोन अभी भी जो आरबीआई का डाटा है उसके हिसाब से चलेंगे, पर इन फ्यूचर 250 करोड़ से ऊपर वाले लोन की भी रेटिंग्स कौन करेगा, ये ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी। तो इस ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी के चेयरमैन कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कौन है आपके, संतोष बी नायर। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, अलोक केडिया, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में। तो ये एक चीज याद रखना, ब्रिक वर्क रेटिंग्स अभी फिलहाल के लिए कितने लोन्स की रेटिंग करेगा, अप टू मैक्सिमम विच अमाउंट ऑफ लोन्स इट विल गिव रेटिंग्स। तो ये है आपका आंसर 250 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे जो CAR और CRAR कैलकुलेट करते हो उसमें हमारा रिस्क वेटेड एसिड्स कैलकुलेट होता है। तो ये रिस्क वेटेड एसिड्स को कैलकुलेट करने में मदद कौन करेगा, अब ब्रिक वर्क रेटिंग। और इसमें मैक्सिमम कितना है अभी लिमिट, 250 करोड़ की। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग आरबीआई ज्वाइंस प्रोजेक्ट नेक्सिस। तो ये जो प्रोजेक्ट नेक्सिस है ये किसका कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है हमारा इनोवेशन हब का। इनोवेशन हब क्या है, हमारा जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS, जिसका हेडक्वार्टर बेजल स्विट्जरलैंड में है, उसका एक पार्ट है इनोवेशन हब। तो उसका कंसेप्ट है ये क्या, प्रोजेक्ट नेक्सिस। तो प्रोजेक्ट नेक्सिस देखो, अगर हम नेक्सिस का मतलब समझे तो नेक्सिस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट चीजों को एक साथ क्लब करना, एक साथ लाना, मिलके काम करना, ये होता है नेक्सिस का मतलब। तो प्रोजेक्ट नेक्सिस में भी यही मेंटालिटी है इनोवेशन हब की, कि जो भी हमारी कंट्रीज हैं उनके जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है उन सबको क्लब करना टुगेदर, ताकि हमारी जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है वो एकदम से हो सके, इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट हो सके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की। उसके लिए हम क्या करेंगे, हर कंट्रीज की जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है उन सबको इकट्ठा लाके एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाएंगे और क्लब कर देंगे। तो ये देखो, ये फास्ट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, जैसे इंडिया का क्या है, यूपीआई एक फास्ट पेमेंट सिस्टम है। अंकल आंटी बूढ़ा बच्चे सब यूज कर रहे हैं यूपीआई, ठीक है। बैंक की ऐप यूज करके कोई NEFT RTGS नहीं कर रहा है, यूपीआई पर सब कर रहे हैं, चाहे 60 साल का व्यक्ति हो या 18 साल का लड़का हो, ठीक है, सब यूज कर रहे हैं यूपीआई, क्योंकि फास्ट पेमेंट सिस्टम है और यूजर इंटरफेस अच्छा है, काफी इजी है, ठीक है, काफी फ्रेंडली है, इसलिए यूपीआई का यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो भी कंट्रीज के फास्ट पेमेंट सिस्टम्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उन सबको क्लब करके एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाना, ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इजिली हो सके, ठीक है। अब देखो, जो यूपीआई है ये एक एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, ठीक है, एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। अब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में दिक्कत क्या होती है, देखो अभी फिलहाल के लिए अगर जैसे आपको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी। जिस कंट्री में आप जा रहे हो उसकी करेंसी पहले एक्सचेंज करवानी पड़ेगी आपको, अपनी करेंसी को उस करेंसी में, फिर वहां जाके आप पेमेंट करोगे, ठीक है। तो पहले तो ये सरदर्दी है। तो ये तो एज अ हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं, पर बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, 200 करोड़ का, 400 करोड़ का, 500 करोड़ का, उनको भी क्या करना पड़ता है, पहले या तो आप लेटर ऑफ क्रेडिट, LC बोलते हैं, वो इशू करवाना पड़ता है बैंक से, फिर वो सबमिट करना पड़ता है, फिर वहां से सामान की डिलीवरी आती है, फिर आप LC के पैसे देते हो। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो उसको इजी करने के लिए, हैसल फ्री बनाने के लिए, ये करेंसी एक्सचेंज करे बिना, ताकि हम पेमेंट कर सकें, वो सिर्फ अप्लाई करने के लिए जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है उसने ये प्रोजेक्ट नेक्सिस को लॉन्च किया है। और ये अभी फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें बेसिकली अभी 5 कंट्रीज इन्वॉल्व है। कौन कौन सी, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड इंडिया। तो अभी क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, और इन 5 कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का कौन सा है, RBI, वैसे इन बाकी सारी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। एक बारी नजर मार लेना, कहीं गलती से क्वेश्चन में आना जाए कि इस कंट्री का सेंट्रल बैंक का नाम कौन सा है, तो ठीक है, एक बारी नजर मार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो BIS ने और इन 5 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू पार्टिसिपेट इन प्रोजेक्ट नेक्सस, ठीक है। और ये एग्रीमेंट कहां साइन हुआ, बेजल स्विट्जरलैंड में। तो ये प्रोजेक्ट है हमारा, ये कब तक ऑनलाइन हो जाएगा, मतलब कब तक एप्लीकेबल हो जाएगा, 2026 तक, और फ्यूचर में फर्दर एक्सपेंड भी करेगा, मतलब और कंट्रीज को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा प्रोजेक्ट नेक्सस में। और फिलहाल के लिए इंडोनेशिया जो है वो क्या है, स्पेशल ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है उसको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग आरबीआई सेटअप कमेटी टू रिव्यू फी स्ट्रक्चर फॉर व्हाइट लेबल ATMs।
अब आरबीआई ने क्या किया रिसेंटली, एक कमेटी बनाई है, एक कमेटी फॉर्म की है जो कि क्या करेगी, रिव्यू करेगी फी स्ट्रक्चर कि भाई जो हमारे व्हाइट लेवल एटीएम्स ऑपरेटर्स हैं उनको कितने पैसे मिलने चाहिए पर ट्रांजेक्शन, कितने पैसे मिलने चाहिए फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो वो कौन रिव्यू करेगा, हमारी ये कमेटी जिसको बनाया है आरबीआई ने। और इस कमेटी के हेड कौन है, हमारे सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो कि कौन है, सुनील मेहता जी। तो ये इस कमेटी के हेड हैं जो कि एक रिपोर्ट बनाएंगे कि भाई एक व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर जो है उसको पर ट्रांजेक्शन कितना पैसा मिलना चाहिए। और ये रिपोर्ट जो है ये सबमिट किसको करेंगे, टी रविशंकर जी को, जो कि एट प्रेजेंट क्या है, हमारे डेप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो देखो अभी फिलहाल क्या होता है, व्हाइट लेवल एटीएम्स क्या होते हैं, मतलब ये वो एटीएम्स होते हैं जो कि एक कंपनी चला रही है। ठीक है, जो एक कंपनी अपने आप से चला रही है एटीएम, उसको बोलते हैं हम व्हाइट लेवल एटीएम। जैसे कि इंडिया का सबसे पहला व्हाइट लेवल एटीएम कौन सा है, इंडी कैश, इंडी कैश। और ये किसका प्रोडक्ट है, टाटा का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो देखो इंडी कैश जो है इसमें कहीं भी बैंक का जिक्र नहीं है, मतलब जिसका बैंक के साथ कोई लेना देना नहीं है, अपने आप से जिसने एटीएम लगा रखे हैं वो होते हैं हमारे व्हाइट लेवल एटीएम्स। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज इंडी कैश का एटीएम है और मैं एज अ एसबीआई कस्टमर इंडी कैश में गया पैसे निकालने, ठीक है, और इंडी कैश ने मेरे को पैसे निकाल के दे दिए। तो बदले में इंडी कैश क्या बोलेगा एसबीआई को, देखो हमने आपके कस्टमर को एंटरटेन किया है, उसकी ट्रांजेक्शन की है, बदले में आप हमें पैसे दीजिए कि हमने आपके कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की है। तो एट प्रेजेंट क्या रेट चल रहा है कि अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो पर ट्रांजेक्शन ₹17 दिए जा रहे हैं। ठीक है, इंडी कैश को, मतलब जो व्हाइट लेवल एटीएम्स ऑपरेटर है उनको ₹17 दिए जा रहे हैं पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और अगर हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात करें तो ₹6 दिए जा रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे, कि आप बैंक में गए, इंडी कैश वाले एटीएम में गए, आपने बैलेंस इंक्वायरी कर ली या आपने मिनी स्टेटमेंट निकाल ली, तो वो क्या हुआ आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो उसके ₹6 मिल रहे हैं। पर व्हाइट लेवल एटीएम्स ऑपरेटर्स डिमांड क्या कर रहे हैं कि हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ₹30 मिलने चाहिए और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ₹10 मिलने चाहिए। तो इसलिए आरबीआई ने कमेटी फॉर्म की जिसका हेड कौन है, सुनील मेहता जी, जो कि क्या है, सीईओ ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। वो एक रिपोर्ट बनाएंगे और सबमिट करेंगे टी रविशंकर जी को। ठीक है, तो देखो इंडिया में जो एटीएम मार्केट है उसमें काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ है। अगर हम बात करें 2024 से 2032 तक, तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट सीएजीआर जिसको बोलते हैं वो कितना है, 9.2% का। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग कैश फ्री पेमेंट, जो कि एक कंपनी है, रिसीव्स अ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। तो एक पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, तो अब डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारी जो कैश फ्री पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में, इसको रिसेंटली लाइसेंस मिला है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, तो अभी हमने पीछे भी डिस्कस की थी, 5-6 न्यूज डिस्कस की थी जिसमें काफी सारी कंपनीज को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है। पर इसकी बात अलग क्यों है, क्योंकि इसको जो पेमेंट लाइसेंस मिला है, पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस, वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए मिला है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक फर्स्ट नॉन बैंक कंपनी है जिसको पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला है फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। ठीक है, तो जो देखो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लाइसेंस होते हैं, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लाइसेंस होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट, एक होता है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर इंपोर्ट, और एक होता है आपका पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोथ। तो जो कैश फ्री पेमेंट है इसको कौन सा वाला मिला है, तीसरे वाला मिला है लाइसेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोथ। मतलब कि एक जो ये वाला लाइसेंस है, समझ लो CBE, CBI और CBE&I, इनमें मतलब क्या है, देखो ये होता है एक्सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट, क्रॉस बॉर्डर इंपोर्ट, क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। मतलब कि अगर आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो और बाहर पेमेंट करनी है, ठीक है, तो ही आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर सकते हो। या आप कोई चीज इंपोर्ट करवा रहे हो और आपको पेमेंट करनी है, तो आप सिर्फ ओनली वन वे, मतलब यहाँ पे जो होगी पेमेंट वो सिर्फ वन वे होगी। ठीक है, जिसको इस चीज का लाइसेंस मिला होगा उसमें सिर्फ वन वे पेमेंट होगी। पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या है, आपकी बोथ वेज पेमेंट होगी। तो जो कैश फ्री पेमेंट है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया का पहला नॉन बैंक कंपनी बना है जिसको पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला है फॉर क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोथ। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर आपकी एक कंपनी है और आप चाहते हो उसको पेमेंट एग्रीगेटर बनाना, ठीक है, फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर FIUIND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ठीक है,
इसमें आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको मिनिमम नेट ऑन वर्थ जो है, ठीक है, नेट ऑन फंड जो है वो कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 15 करोड़ रुपए का। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग आरबीआई रिलीज्ड मेजरिंग प्रोडक्टिविटी एट इंडस्ट्रियल लेवल। अब आरबीआई ने रिसेंटली क्या किया है, एक डाटाबेस लॉन्च किया है जिसमें वो बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी एट इंडस्ट्रियल लेवल। साथ ही साथ इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उस सब के बारे में डिस्कस कर रहा है आरबीआई। और आरबीआई ने पहली बार ऐसा कुछ डाटाबेस लॉन्च किया, और क्यों किया वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डाटाबेस की बात करते हैं। तो डाटाबेस का नाम है आपका क्लैम्स। तो क्लैम्स की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। देखो, के को छोड़ दे अगर हम, तो बाकी सारा अल्फाबेटिक वाइज है। के से क्या है आपका कैपिटल, एल से लेबर, ई से एनर्जी, एम से मटेरियल और एस से सर्विसेज, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्लेम्स डाटाबेस। अब इसमें आरबीआई क्या बोल रहा है, आरबीआई बोल रहा है जो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, जितनी रोजगार रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है कितने परसेंट से, 6% से, एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर भी एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा ही था, घटा नहीं था, बढ़ा ही था, रोजगार मिला ही था लोगों को, पर वो थोड़ा स्लो मिला था, 3.2% से मिला था। इस बार ज्यादा इंक्रीज हुआ है एम्प्लॉयमेंट रेट में, और कितना हुआ है, 6% से ग्रोथ हुई है। अगर हम डाटा की बात करें, ठीक है, वर्कफोर्स की बात करें, तो उसमें भी इजाफा दिखाई दिया गया है। आरबीआई कह रहा है कि भाई 2023 से 24 में 64.33 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 23 जब 59.67 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। ये कितने से बढ़ा है, 4.67 करोड़ से बढ़ा है, ठीक है। साथ ही साथ क्लेम्स बोल रहा है कि अगर हम रेशो की बात करें, रेशो क्या, एम्प्लॉयड पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो उसमें भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। वो कैसे, अगर हम 2018 से 19 की बात करें तो 34.7% लोगों की ही एम्प्लॉय, मतलब ये देखो जो रेशो बोली ना एम्प्लॉयमेंट वाली, ये क्या है कि ऊपर आ जाएगा एम्प्लॉयड पीपल, नीचे आ जाएगा टोटल पॉपुलेशन। मतलब अगर टोटल पॉपुलेशन 100 है, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं ये रेशो आई हमारी 34.7, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर टोटल पॉपुलेशन 100 है तो 34.7 लोगों के पास रोजगार है, ये मतलब हुआ इस रेशो का। तो आरबीआई का क्लेम्स डाटाबेस बोलना चाह रहा है कि भाई 2018-19 में 34.7% लोगों के पास रोजगार था, जो कि बढ़ के अब कितना हो गया है, 44.2% इन फाइनेंशियल ईयर 24। साथ ही साथ ये क्लेम्स डाटाबेस बोल रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है वो भी डिक्रीज हुई है। डिक्रीज कितने से हुई है, 2.2% इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट था फाइनेंशियल ईयर 18 में, जो घट के अब कितना हो गया, 1.4% इन फाइनेंशियल ईयर 24। देखो आरबीआई ने पहली बार ऐसा डाटा निकाला है। वो क्यों निकाला है, क्योंकि देखो एक तो ऑपोजिशन काफी बेरोजगारी पे बोल रहा है, ठीक है, बढ़ चढ़ के बोल रहा है। साथ ही साथ सिटी बैंक ने भी एक डाटा निकाला जिसमें उन्होंने बोला कि भाई जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, बेरोजगारी है, वो ऑल टाइम हाई पे है। तो उसको काउंटर करने के लिए अब सरकार अपने मुंह से बोलेगी, कोई मानेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो इन पावर है, ठीक है, अभी जो पावर में वो तो अपनी तारीफ करेगी। तो उन्होंने आरबीआई के मुंह से बुलवा दिया ये चीज, ठीक है, कि भाई देखो हमारा सेंट्रल बैंक बोल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं कुछ। तो अब कौन सच है कौन गलत है ये हमें नहीं पता, ठीक है। अब दोनों अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, अपना अपना डाटा पेश कर रहे हैं, किसका सच माने किसका नहीं, उसमें नहीं पढ़ना, हमें एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, ताकि हम इस अनएम्प्लॉयमेंट रेशो में से निकल के इस एम्प्लॉयमेंट रेशो में आ जाए, बस हमारा काम इतना सा है। तो ये डाटा याद करने वाला थोड़ा सा, और एक क्लेम्स की फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग आरबीआई एक्सपेंड्स लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। किसके लिए, गिफ्ट सिटी के लिए। अब ये क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गिफ्ट सिटी की। तो गिफ्ट सिटी कहाँ लोकेटेड है, हमारी गांधीनगर में। और गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो जो हमारी गिफ्ट सिटीज होती हैं इसको रेगुलेट कौन करता है, ठीक है, इसको रेगुलेट करता है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, वो इसको रेगुलेट करती हैं, ठीक है। तो इसमें एज अ कस्टमर अगर आप जाओगे गिफ्ट सिटी में, आपने अकाउंट खुलवाना है, तो आपका अकाउंट खुलता है एफसीए अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलता है, ठीक है। और इसमें आप सिर्फ कैश डिपॉजिट कर सकते हो और कुछ नहीं, पहले ये कंडीशन थी, पर अब क्या कर दिया है, इसमें आप अगर आपका एफसीए अकाउंट है तो आप फिक्स डिपॉजिट भी ओपन कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट एफडी भी बना सकते हो। और ये जो एफडी बनेगी ये फॉरेन करेंसी में ही बनेगी, डॉलर में ही बनेगी, रुपीज में नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी है किसमें, हमारी गिफ्ट सिटी के अंदर। तो अब आरबीआई क्या बोल रहा है कि जो भी कस्टमर, ठीक है, जो भी कस्टमर एफडी वगैरह ओपन कर रहा है या ट्रांजैक्शन कर रहा है थ्रू एफसीए अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट अंडर गिफ्ट सिटी, वो अब किसके अंडर आएंगे, वो आएंगे हमारे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर आएंगे। और लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की आपकी वैल्यू कितनी है,
आपकी मैक्सिमम कैप कितनी है कि आप एक साल में मैक्सिमम 2,50,000 $2,50,000 तक ट्रांजैक्शन कर सकते हो अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। और ये जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है ये एप्लीकेबल होती है आपकी किस पे, इंडिविजुअल्स पे, ठीक है, इंडिविजुअल्स एंड माइनर्स, इन पे एप्लीकेबल होती है। माइनस अगर आप 18 साल से कम हो तब भी आप पे एलआरएस स्कीम एप्लीकेबल होती है। एप्लीकेबल किस पे नहीं होती, जैसे हिंदू यूनाइटेड फैमिली हो गई या आपकी पार्टनरशिप फर्म हो गई, इन पे एलआरएस स्कीम एप्लीकेबल नहीं होती। एप्लीकेबल किस पे होती है, आम जनता जैसे मैं आप हो गए, ठीक है, या फिर बच्चे हो गए, ठीक है, जो 18 साल से कम है, उन पे एलआरएस स्कीम एप्लीकेबल होती है। और इसकी लिमिट कितनी है, एक साल में आप $2.5 लाख ट्रांजैक्ट कर सकते हो यूजिंग एलआरएस स्कीम, ठीक है। अगर उससे ज्यादा करना है आपने तो आपको आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और साथ ही साथ गिफ्ट सिटी में अब क्या अलाउड कर दिया है, फिक्स डिपॉजिट आप बना सकते हो इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो जो हमारी एलआरएस स्कीम थी ये इंट्रोड्यूस कब हुई थी, ये इंट्रोड्यूस हुई थी हमारी 4 फरवरी 2004 में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, एलआरएस स्कीम में अब जैसे हम फॉरेन घूमने जा रहे हैं वो भी हमारा एलआरएस के अंडर ही इंक्लूड होता है। बस यहाँ पे 2 कंट्री को हमने एग्जाम्पशन दे रखी है, वो कौन कौन सी है कि अगर आप नेपाल जा रहे हो और वहां खर्चा कर रहे हो वो आपका एलआरएस में काउंट नहीं होगा, और अगर आप भूटान जा रहे हो और वहां खर्चा कर रहे हो आप तो वो आपका एलआरएस में काउंट नहीं होगा। बाकी सभी कंट्रीज में अगर आप घूमने जा रहे हो तो वो भी आपका एलआरएस में काउंट होगा। और ये किस पे एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल्स पे और माइनर्स पे। HUF पार्टनरशिप फर्म्स इन सब पे ये एप्लीकेबल नहीं है। और साल की लिमिट कितनी है, $2,50,000, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग आरबीआई सेल्स ₹34 बिलियन इंडियन बॉन्ड्स। अगर हम बात माने ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक इंडेक्स की तो आरबीआई ने रिसेंटली 34 बिलियन रुपीस के बॉन्ड्स इशू किए हैं। और ऐसा क्यों किया है, ताकि जो मार्केट है, मार्केट मतलब आम जनता है, उनसे पैसा खींच लिया जाए बैंकों में। अब ऐसा क्यों करती है आरबीआई, देखो जब भी लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, जब भी पर्सन्स के पास पैसा ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज होने से क्या होता है, प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो ये जो पैसा ज्यादा है लोगों के पास, इनके पास पैसा कम करने का तरीका क्या है, आरबीआई बॉन्ड्स इशू कर देगा, जिसका लॉक इन पीरियड होता है 4 साल 5 साल। तो लोग क्या करते हैं, वो बॉन्ड्स एज ए इन्वेस्टमेंट के रूप में उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पास से पैसा निकल के बैंक के पास चला जाता है। अब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। डिमांड घटेगी तो प्राइस घटेगा, प्राइस घटेगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो ये तरीका होता है, जब भी अगर आपको महंगाई कम करनी है तो लोगों के पास से पैसा खींचना पड़ेगा आपको वापस, ठीक है। तो इसलिए आरबीआई ने क्या किया, 34 बिलियन के बॉन्ड्स इशू कर दिए, जिससे क्या हुआ, वो पैसा जो है एक्सेस पैसा, एक्सेस कैश जो था उसको क्या कर लिया, आरबीआई ने एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है। ये कब हुआ है, ये सब हुआ है जब इंडिया ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है क्या, जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनीज गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स। और इंडिया जो है वो 25th नेशन बना है इस इंडेक्स को ज्वाइन करने वाला। ये इंडेक्स लॉन्च कब हुआ था, जून 2005 में। उसके बाद इंडिया जो है 25वां मेंबर बना है इस इंडेक्स को ज्वाइन करने वाला, ठीक है। जिसकी वजह से इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा आई है, लगभग $1 बिलियन की तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ गई हैं जब से इंडिया ने ये इंडेक्स ज्वाइन किया है। तो इसलिए भी इंडिया में पैसा जो है वो काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था, इसलिए इंडिया ने 34 बिलियन रुपए का बॉन्ड इशू कर दिया, जिसकी वजह से क्या है, एक्सेस मनी जो है वो आरबीआई ने जो है अब्जॉर्व कर लिया, मार्केट से निकाल लिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, महंगाई थोड़ी कम होएगी। अब जो देखो इंडिया का बॉन्ड मार्केट है वो एक्सपेक्ट कर रहा है लगभग $20 बिलियन से $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली क्या इंडेक्स ज्वाइन किया है, ये वाला गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट, इसको ज्वाइन किया है, जिसकी वजह से क्या है, इंडिया में अब आने वाले समय में लगभग 20 बिलियन से 25 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। साथ ही साथ अगर हम ब्लूमबर्ग इंडेक्स की बात माने तो आरबीआई जो है, आरबीआई के पास बैंकों का डिपॉजिट है लगभग 1.4 ट्रिलियन। जो बैंक जो है सीआरआर की फॉर्म में डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास, वो लगभग कितना है, 1.4 ट्रिलियन। और इंडिया गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में लगभग $14.1 ट्रिलियन के पैसे उठाना चाह रही है, उधार लेना चाह रही है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। देखो बॉन्ड्स के रूप में भी पैसा उधार ही लिया जाता है। आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आप मेरे को जैसे समझ लो 1 लाख रुपए दो, मैं आपको 5 साल बाद 1.35 लाख रुपीस वापस कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, बदले में आपसे 1 लाख रुपया ले लिया जाएगा। ये होता है एक तरीका का बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। तो मतलब ये एक तरीके से उधार ही लेना होता है। तो इंडिया गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि 14.1 ट्रिलियन रुपीस उधार लेगी इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ।
अब यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी कि आरबीआई ने येस बैंक के ऊपर चार्ज लगाया, पेनल्टी लगाई है, कितने की, 10,000 रुपए की। किस लिए? क्योंकि उन्होंने म्यूटिलेटेड नोट्स को एक्सचेंज नहीं किया था। अब देखो दो टाइप के नोट्स होते हैं आपके, एक होता है आपका सॉइल्ड नोट्स और एक होता है आपका म्यूटिलेटेड नोट्स। तो जो भी नोट आपका गंदा होगा, ठीक है, मैला हो जाता है, ठीक है, काला काला हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, या दो हिस्सों में फट गया है, मतलब ऐसे नोट है आपका दो हिस्से हो गए, या तो यहाँ से हो जाए या सेंटर से हो जाए या इस साइड से हो जाए, कहीं से भी अगर टू हिस्सों में है, देखिए टू पीस में है, और उसको जोड़ दो आप, ठीक है, सेम नोट को, तो वो क्या होगा आपका सॉइल नोट, मतलब टू पीसीस या फिर डर्टी नोट। पर वहीं अगर आपका कोई नोट है जिसका समझ लो एक नोट है ऐसे, उसका इतना सा हिस्सा गायब है, इतना सा मिसिंग पार्ट, या मोर देन टू पीसीस, तो उसको क्या बोलते हैं हम, म्यूटिलेटेड नोट्स बोलते हैं, मोर देन टू पीसीस, तो उसको बोलते हैं म्यूटिलेटेड नोट्स। तो यस बैंक ने म्यूटिलेटेड नोट को चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से आरबीआई ने क्या किया, उस पर 10,000 की पेनल्टी लगा दी है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, म्यूटिलेटेड और सॉइल नोट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपका, आरबीआई ने 1.31 करोड़ की पेनल्टी लगाई है पीएनबी के ऊपर। और ये क्यों लगाई है? क्योंकि देखो पीएनबी जो है वो आरबीआई की जो लोन्स एंड एडवांसेस वाली जो गाइडलाइंस थी उसको फॉलो नहीं कर रहा था, साथ ही साथ केवाईसी गाइडलाइंस थी उसको भी फॉलो नहीं कर रहा था। मतलब इनमें इंस्पेक्शन हुई जिसमें क्या पाया गया कि जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है कस्टमर्स के, वो प्रॉपरली नहीं थे, मतलब वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी डिस्कस किया था ना, ओवीडी, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, वो ही नहीं लिए हुए थे कस्टमर से और लोन दे दिए गए थे, ठीक है। तो इसलिए 1.31 करोड़ की पेनल्टी लगी पीएनबी के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा श्री राम ग्रुप, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में। इसको अभी लाइसेंस मिल गया है, किस लिए, कि ये अपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बना सकता है इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। तो यहाँ पे आपको मेरे को एक कमेंट सेक्शन में एक रिप्लाई करना है, ठीक है, कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए मिनिमम कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है अब न्यू नॉर्म्स के हिसाब से, अभी हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है अगर हमने एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनानी है अकॉर्डिंग टू न्यू नॉर्म्स, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, आरबीआई ने अप्रूवल दिया है किसको, जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड को। किस लिए? ताकि ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बना सके। फिलहाल ये एनबीएफसी था, तो ये एनबीएफसी से अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में। तो देखो अगर आपको एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनानी है तो आपका जो एसेट साइज है, ठीक है, आपकी जो कैपिटल साइज है, एसेट साइज है, वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, अबव 100 करोड़। अगर आपका एसेट साइज जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा है तो आप अपने आप को एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बना सकते हो। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का फायदा क्या है, ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी होती है, ठीक है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंशियल कंपनी। फिर ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करवाएगी लोगों की, ठीक है, इसको डिपॉजिट से कोई मतलब नहीं है, इन्वेस्टमेंट कराएगी। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस, जो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, इसको लाइसेंस मिल गया टू वर्क एज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, 100 करोड़ से ऊपर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग, आरबीआई ने कैंसिल किया है रिसेंटली दो एनबीएफसी का लाइसेंस। और कौन कौन सी है, स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में, एंड पॉलिटेक्स इंडिया लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और ये क्यों किया है, ड्यू टू इरेगुलर लैंडिंग प्रैक्टिसेस। मेनली इन दोनों एनबीएफसी ने क्या किया था, अपना जो इंपॉर्टेंट काम है जैसे केवाईसी का हो गया, लोन सैंक्शनिंग एंड रिकवरिंग का हो गया, ये काम कर दिया था आउटसोर्स। तो आप ऐसे इंपॉर्टेंट काम आउटसोर्स नहीं कर सकते। आउटसोर्स मतलब जो ये काम है किसी थर्ड पार्टी से करवा रहे हो, जो कि एनबीएफसी नहीं है, आपकी बैंक, आपकी ना सब्सिडरी है ना आपकी कंपनी है, ठीक है, आप थर्ड पार्टी से ये काम करवा रहे हो। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर की कॉन्फिडेंशियल डाटा जो होता है वो लीक हो जाता है। इसकी वजह से आरबीआई ने क्या किया, इन दोनों एनबीएफसी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। साथ ही साथ आरबीआई ने उर्वाकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, इसको भी, ठीक है, जो ये तीनों है ना, इन तीनों का लाइसेंस क्यों कैंसिल किया है, एक हो गया उर्वाकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, दूसरा हो गया आपका महाभैरवा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड तेजपुर असम, और लास्ट वाला हो गया आपका मधुर, ठीक है, मधुर, ये हेडक्वार्टर है मधुर कर्नाटका में, किसका, शिमशा शाकारा बैंक नियमिता जो भी है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है आपका मधुर कर्नाटका में। इन तीनों का लाइसेंस कैंसिल किया है। और इन तीनों का लाइसेंस क्यों कैंसिल किया है, क्योंकि इनके पास इनएडिक्वेट कैपिटल थी, मतलब जो कस्टमर का पैसा है उसको वापस करने की भी इनके पास कैपिटल नहीं बची थी, इसलिए इन तीनों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। और जो कस्टमर्स का पैसा है वो किसके थ्रू होएगा, DICGC, जिसमें आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5 लाख रुपए की एक अकाउंट पे, ठीक है, ये भी मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा रखा है।
तो इन 3 बैंक्स का एक बार नाम गो थ्रू कर लेना और हेडक्वार्टर कहाँ है, बाय चांस बाय मिस्टेक पूछ लिया जाए तो। ठीक है, बढ़ते लास्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग आरबीआई ने रिसेंटली एक और बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है जिसका नाम है बनारस मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और सेम रीजन क्या, इन एडुकेट कैपिटल, इसके पास भी पैसे नहीं बचे थे तो इसका भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया। फिर आरबीआई ने फाइन डाला है 41.5 लाख का, किस पे, महफिल पे। महफिल क्या है आपका, मन्नापुरम जनरल फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड। किस लिए डाला है इस पे वो डाला है क्योंकि इसने केवाईसी डायरेक्शंस जो है हमारी 2016 उसके नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, उसके जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं किया, उनको कंप्लाई नहीं किया, इसलिए इस पे फाइन डाला 41.5 लाख का। साथ ही साथ इन्होंने फाइन डाला है 87.5 लाख का, किस पे, ओएफएस। ओएफएस क्या है आपका, ओला फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पुराना नाम क्या था, जिप कैश कार्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इस पे भी फाइन डाला कितने का, 87.55 लाख का। और जो तगड़ा फाइन डाला है कितने का, 2.4 करोड़ का, वो किस पे डाला है, वीजा वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड का। और इस पे फाइन क्यों डाला है, क्योंकि देखो ये सर्विस प्रोवाइड करने लग पड़े थे, कौन सी सर्विस, पेमेंट ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन, ये सर्विस प्रोवाइड करने लग पड़े थे विदाउट क्लियरेंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई से अप्रूवल लिए बिना, ठीक है, क्लियरेंस लिए बिना ये पेमेंट ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने लग पड़े थे, जिसकी वजह से आरबीआई ने इस पे 2.4 करोड़ का फाइन डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जुलाई मंथ खत्म होता है, पर जो 2 वीडियोस का मैंने जिक्र किया था स्टार्टिंग में वो हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, वो 2 वीडियोस पक्का देखना। एक आपका डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है और एक आपका पीसीए फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, ठीक है, और एक आपका विलफुल डिफॉल्टर्स है। तो वो वीडियो मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड नहीं की, देखो अभी वीडियो करीबन 37-40 मिनट की हो गई है, वो डालता तो वो 1.5 घंटा 1.25 घंटे की हो जाती, तो इसलिए मैंने वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया, आप पक्का वहां जाके देखिएगा। जल्द मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ नाइस डे।